जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तरी विशाल मैदान के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि उत्तरी विशाल मैदान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों उत्तरी विशाल मैदान जो है भारत के उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र एवं दक्षिण के पठारी भाग के मध्य में स्थित है। और यहाँ पर यह कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर यह है 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं उत्तरी विशाल मैदान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र एवं दक्षिण के पठारी भाग के बीच 7 लाख वर्ग किलोमीटर में उत्तरी विशाल मैदान स्थित है। आइए दोस्तों इसको मैप के माध्यम से देखते हैं, चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें कि जो हमारा 1 नंबर पर है यह है हमारा भारत का उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। 2 नंबर पर जो यह देख रहे हैं आप यह उत्तरी विशाल मैदान है। 3 नंबर पर जो है यह है हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। 4 नंबर पर जो आप देख रहे हैं यह भारत का तटवर्ती मैदान है। 5 नंबर पर जो है यह है भारत में थार का मरुस्थल है। 6 नंबर पर जो आप ये देख रहे हैं ये भारत का द्वीपीय भाग है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, उत्तरी विशाल के मैदान के बारे में। तो दोस्तों उत्तरी विशाल मैदान जो है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में स्थित है। ये देख लिया हमने। इसके बाद हम बात करें दोस्तों उत्तरी विशाल मैदान जो है इसकी पूर्व में चौड़ाई लगभग कितनी है, तो कितनी है, लगभग 145 किलोमीटर है। अब दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर उत्तरी विशाल मैदान क्या होता जाता है, चौड़ा होता जाता है। और पश्चिम में इसकी लंबाई लगभग कितनी है, तो कितनी है, 480 किलोमीटर है। कितनी है, 480 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि उत्तरी विशाल मैदान की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है, तो कितनी है, लगभग 2400 किलोमीटर है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि उत्तरी विशाल मैदान का आकार कैसा है। तो दोस्तों उत्तरी विशाल मैदान का आकार धनुषाकार है। कैसा है, धनुषाकार है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि उत्तरी विशाल मैदान का जो निर्माण है वह कब हुआ है, तो कब हुआ है, नियोजोइक महाकल्प में हुआ है। इसलिए दोस्तों उत्तरी विशाल मैदान को जो है भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना माना जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान का ढाल किस दिशा में है। तो दोस्तों संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण दिशा में है। किस ओर है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि उत्तरी विशाल मैदान का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है। तो दोस्तों उत्तरी विशाल मैदान का जो निर्माण है वह हिमालय की नदियों के द्वारा तथा प्रायद्वीपीय भाग की नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी के जमाव से हुआ है। या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों दूसरे प्रकार से कि उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण सिंधु नदी, गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी और इन नदियों की सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इसलिए दोस्तों इस मैदान को सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, आपने समझ लिया। अब इसके बाद यहाँ पर लिख भी दिया है तो दोस्तों यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले कि उत्तरी विशाल मैदान की चौड़ाई पूर्व में कितनी है, तो कितनी है, 145 किलोमीटर है। एवं पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितनी है, तो कितनी है, 480 किलोमीटर है। ठीक है, ये पूर्व में यहाँ पर आप चौड़ाई देखें तो कितनी है, 145 किलोमीटर, और पश्चिम में देखें तो लगभग कितनी है, 480 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों उत्तरी विशाल मैदान की पूर्व से पश्चिम में लंबाई, पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है, तो कितनी है, लगभग 2400 किलोमीटर है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों उत्तरी विशाल मैदान का आकार कैसा है, तो कैसा है, धनुषाकार है। ठीक, तो उत्तरी विशाल मैदान कैसा है, तो कैसा है, धनुषाकार है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि उत्तरी विशाल मैदान का जो निर्माण है वो है किस महाकल्प में हुआ, तो किस महाकल्प में हुआ, नियोजोइक महाकल्प में हुआ। इसलिए दोस्तों उत्तरी विशाल मैदान को भारत की क्या माना जाता है, नवीनतम भूगर्भिक संरचना माना जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि उत्तरी विशाल मैदान भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान का ढाल किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, उत्तर से दक्षिण दिशा में है। ठीक, चलिए इसके बाद निर्माण की बात करें तो उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। तो दोस्तों उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हिमालय एवं प्रायद्वीपीय भाग की नदियों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। या इसको हम दूसरे प्रकार से कह सकते हैं कि दोस्तों इसका निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इसलिए इसे गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों की जो हमारा
उत्तरी विशाल मैदान है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों उत्तरी विशाल मैदान का जो विस्तार है वह है यहाँ पर सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्र नदी तक है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, उत्तरी विशाल मैदान जो है अत्यंत उपजाऊ भी है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि यह मैदान जो है पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। उत्तरी विशाल मैदान जो है दोस्तों अत्यंत उपजाऊ भी है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि उत्तरी विशाल मैदान को उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर कितने प्रदेशों में बांटा गया है? तो कितने प्रदेशों में बांटा गया है? 5 प्रदेशों में बांटा गया है, जिनको दोस्तों हम 2 डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। एक हमारा ये डायग्राम है, इसके माध्यम से समझेंगे, और एक हमारा ये डायग्राम है, इसके माध्यम से इन 5 प्रदेशों को समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख लेंगे कि उत्तरी विशाल मैदान को उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, आगे लिख भी दिया है हमने, यहाँ ना लिखना चाहे तो ना भी लिखें। ठीक, चलिए तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वो 5 प्रदेश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये क्रम जो है हमारा 5 प्रदेशों का, ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। यहाँ पर जरूर लिख लेना कि ये जो क्रम है ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक, चलिए मान लीजिए दोस्तों ये उत्तर में हमारा हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत के दक्षिण में कौन सा प्रदेश स्थित है? तो कौन सा प्रदेश स्थित है? भाबर प्रदेश स्थित है। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों भाबर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा प्रदेश स्थित है? तो कौन सा प्रदेश स्थित है? तराई प्रदेश स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि तराई प्रदेश के बाद कौन सा प्रदेश है? हमारा बांगर प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? बांगर प्रदेश है। ठीक, इतना जो एरिया है बांगर प्रदेश का है, और इस साइड भी एरिया किसका है? बांगर प्रदेश का है। ठीक, इसके बाद ये जो आता है हमारा खादर प्रदेश है। ये हमारा कौन सा है? खादर प्रदेश है। और दोस्तों 5वां प्रदेश होगा हमारा डेल्टा प्रदेश, जो कि खादर प्रदेश का ही बड़ा हुआ भाग माना जाता है। ठीक है, ये दो देख रहे हैं जो आप, ये है हमारी नदी घाटी है। ठीक है, यहाँ पर इतना समझ लिया। अब दूसरे मैप में हम बड़े आसानी से इन 5 प्रदेशों को और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर देखें हम कि यहाँ से जो हमारे हिमालय का कौन सा हिमालय है, कौन सी पर्वत श्रेणी है हिमालय की? तो कौन सी पर्वत श्रेणी है? शिवालिक हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो दोस्तों शिवालिक हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सा प्रदेश स्थित है? तो कौन सा प्रदेश स्थित है? भाबर प्रदेश स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में शिवालिक हिमालय के गिरिपथ प्रदेश या फिर तलछटी में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक कौन सा प्रदेश स्थित है? हमारा भाबर प्रदेश स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाबर प्रदेश। अब इसके बाद दोस्तों भाबर प्रदेश के दक्षिण में आप एक ग्रीन कलर से देख रहे हैं, ये है हमारा तराई प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? ये हमारा तराई प्रदेश है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि तराई प्रदेश के बाद आप ये जो प्रदेश देख रहे हैं ये है हमारा बांगर प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? ये हमारा यहाँ से ब्लू कलर से लगा हुआ ये हमारा बांगर प्रदेश है। ये हमारा इतना हो गया बांगर प्रदेश। ठीक है, अब इसके बाद आप ये जो नीले कलर से देख रहे हैं ये है हमारा खादर प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? खादर प्रदेश। अब इसके बाद आप ये जो देख रहे हैं ये हमारा डेल्टा प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? डेल्टा प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आइए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम भाबर प्रदेश की बात करें तो भाबर प्रदेश जो है शिवालिक हिमालय के गिरिपथ प्रदेश अर्थात तलछटी में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक स्थित है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इस प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ है। तो दोस्तों भाबर प्रदेश का जो निर्माण है वह हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़ और बजरी आदि के जमाव से हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि इस प्रदेश में कंकड़, पत्थर और बजरी के ढेर हैं, इस कारण से इस क्षेत्र में अधिक पारगम्यता है। तो दोस्तों इस क्षेत्र में जब अधिक पारगम्यता है तो इस क्षेत्र में जब नदियां बहती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये नदियां जो हैं पत्थर, कंकड़ और बजरी के ढेर के नीचे से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों तराई प्रदेश की। तो दोस्तों ये जो आप हरे कलर से देख रहे हैं ये हमारा तराई प्रदेश। ठीक, तो तराई प्रदेश की बात करें तो दोस्तों तराई प्रदेश जो है भाबर प्रदेश के क्या है? दक्षिण में स्थित है, पहली चीज। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि तराई प्रदेश जो है यह बारीक कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। तो दोस्तों जब यह बारीक कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से बना हुआ है तो जो नदियां भाबर प्रदेश में अदृश्य हो जाती हैं वो दृश्यमान कहाँ पर होने लगेंगी? तो कहाँ पर होने लगेंगी? तराई प्रदेश में दृश्यमान होने लगेंगी। ठीक,
इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि तराई प्रदेश जो है, इस प्रदेश में ढाल की कमी होती है। तो दोस्तों जब इस प्रदेश में ढाल की कमी होती है तो इस प्रदेश में नदियों का जल बिखरा हुआ बहता है, जिस कारण इस क्षेत्र में क्या होती है, सदैव नमी बनी रहती है। और साथ ही साथ दोस्तों इस क्षेत्र में आर्द्रता भी अधिक होती है। तो दोस्तों अधिक नमी और अधिक आर्द्रता के कारण यह प्रदेश दलदली प्रदेश भी माना जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि तराई प्रदेश जो है यह है वनों एवं जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, ये चीज भी याद रखना आप कि तराई प्रदेश जो है वह वनों एवं जैव विविधता से परिपूर्ण प्रदेश है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों बांगर प्रदेश की। किसकी बात करें? बांगर प्रदेश की। तो दोस्तों आप ये जो इतना प्रदेश देख रहे हैं ये हमारा बांगर प्रदेश है। ठीक है, यहाँ से फिर तराई प्रदेश से ये लगा हुआ है, ये हमारा बांगर प्रदेश है। ठीक है, तो बांगर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यह उत्तरी विशाल मैदान की उच्च भूमि है। बांगर प्रदेश जो है यह उत्तरी विशाल मैदान की उच्च भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। अब दोस्तों ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से क्यों निर्मित है? तो दोस्तों बांगर क्षेत्र जो है नदियों के बाढ़ वाले मैदान के तल से ऊपर स्थित होता है, इसलिए यहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इसलिए जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि बांगर प्रदेश का विस्तार कहाँ पर है। तो दोस्तों बांगर प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि जो बांगर प्रदेश है यह खेती के लिए कम उपयोगी होता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें भूमिगत जल स्तर जो है अधिक गहराई पर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम खादर प्रदेश की बात करें तो खादर प्रदेश जो है दोस्तों यह उत्तरी विशाल मैदान की, खादर प्रदेश आप ये जो देख रहे हैं ये हमारा खादर प्रदेश। ठीक है, ये ब्लू कलर से देख रहे हैं ये हमारा खादर प्रदेश है। और इसके बाद आप जो ये नदी देख रहे हैं ये नदी है हमारी गंगा नदी, और ये जो नदी देख रहे हैं आप ये है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, और ये ब्लू कलर से देख रहे हैं ये हमारा खादर प्रदेश। दोस्तों खादर प्रदेश जो है यह उत्तरी भारत के मैदानों की निचली भूमि है जो कि नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है। ठीक, नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा क्यों निर्मित है? तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आ जाता है। बाढ़ का पानी जब यहाँ पर प्रतिवर्ष आ जाता है तो पानी के साथ इसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी भी आती है जो यहाँ पर प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मिट्टी की परत चढ़ा देती है। किस प्रदेश में? खादर प्रदेश में। ठीक है, तो दोस्तों खादर प्रदेश जो है इसमें और कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों खादर प्रदेश में कांप मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि हम कह सकते हैं कि खादर प्रदेश जो है नदियों के निचले हिस्से में स्थित होती है, जिस कारण इस पर बाढ़ के समय जलोढ़ मिट्टी की नई परत जम जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि खादर भूमि जो है खादर प्रदेश में जो है चीका की भी अधिकता होती है। चीका की अधिकता होने के कारण दोस्तों इस प्रदेश में भी क्या बनी रहती है? नमी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों चीका जो है नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों इन सभी प्रदेशों को दोस्तों आगे हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे भी और हमने लिख भी दिया है। ठीक है, यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों डेल्टा प्रदेश की। तो दोस्तों डेल्टा प्रदेश में क्या होता है? तो डेल्टा प्रदेश में दोस्तों नदियाँ जो हैं वितरिकाओं में बट जाती हैं और डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। जैसे कि हमारा दोस्तों सुंदरबन की डेल्टा की बात करें। ठीक, तो ये दोस्तों हमारा सुंदरबन का डेल्टा ही है। ठीक, अब दोस्तों जो यह डेल्टा प्रदेश है यह खादर प्रदेश का बड़ा हुआ भाग माना जाता है। खादर प्रदेश का बड़ा हुआ भाग माना जाता है। कौन सा प्रदेश? डेल्टा प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर समझ लिया। अब आइए दोस्तों इनको एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख दिया है कि उत्तरी विशाल मैदान को उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है हमारा भाबर प्रदेश, दूसरा है तराई प्रदेश, तीसरा है बांगर प्रदेश, चौथा है खादर प्रदेश और पांचवा है डेल्टा प्रदेश। सबसे पहले हम भाबर प्रदेश की बात करें दोस्तों कि भाबर प्रदेश जो है उत्तर भारत के शिवालिक हिमालय के
उत्तर भारत के शिवालिक हिमालय के गिरिपथ प्रदेश या तलछटी में स्थित है ये भाबर प्रदेश। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार दोस्तों सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि यह प्रदेश जो है, इस प्रदेश का जो है निर्माण कैसे हुआ है, तो दोस्तों इस प्रदेश का निर्माण हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों इस प्रदेश में जब कंकड़ पत्थर हैं तो दोस्तों इस प्रदेश में कंकड़ पत्थर होने के कारण इस प्रदेश में अधिक पारगम्यता है। जब दोस्तों इस प्रदेश में अधिक पारगम्यता है तो जब इस प्रदेश में नदियां प्रवाहित होंगी तो वो उसके नीचे चली जाएंगी। जब नीचे चली जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, अदृश्य हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, अदृश्य हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रदेश में नदियां जो हैं पत्थर, कंकड़, बजरी के ढेर के नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं भाबर प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों भाबर प्रदेश जो है उत्तर भारत के शिवालिक हिमालय के गिरिपथ प्रदेश अर्थात तलछटी में कहाँ से कहाँ तक, तलछटी में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को कौन सा प्रदेश कहा जाता है, तो कौन सा प्रदेश कहा जाता है, भाबर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, ठीक, तो फिर से समझ लेते हैं कि उत्तर भारत में शिवालिक हिमालय के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि यह प्रदेश बना किसके जमाव से है, तो दोस्तों यह प्रदेश या फिर यह भूभाग हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़ तथा बजरी आदि के जमाव से बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कंकड़ पत्थर के कारण इस क्षेत्र में क्या है, तो दोस्तों कंकड़ पत्थर के कारण इस क्षेत्र में अधिक पारगम्यता है। ठीक, जब अधिक पारगम्यता है दोस्तों इस भूभाग में छोटी नदियां पत्थर, कंकड़, बजरी के ढेर के नीचे से प्रवाहित होने के कारण क्या हो जाती हैं, तो क्या हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इसकी चौड़ाई सामान्यता कितनी है, तो कितनी है, 8 से 10 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों तराई प्रदेश की। ये हमारा तराई प्रदेश। ठीक है, तो तराई प्रदेश की बात करें हम तो तराई प्रदेश किसके दक्षिण में स्थित है, तो किसके दक्षिण में स्थित है, भाबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये जो क्रम है दोस्तों हमारा उत्तर से दक्षिण है, क्या है यहाँ पर आप लिख लेना, ये जो क्रम है हमारा उत्तर से दक्षिण दिशा में है। ठीक है, तो भाबर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा प्रदेश स्थित है, तो कौन सा प्रदेश स्थित है, तराई प्रदेश स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों तराई प्रदेश जो है यह बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों तराई प्रदेश में जो है ढाल की क्या है, कमी है। तो दोस्तों ढाल की कमी होने के कारण तराई प्रदेश में नदियों का जल जो है बिखरा हुआ बहता है, जिससे इस क्षेत्र में क्या बनी रहती है, सदैव नमी बनी रहती है। ठीक है, और आर्द्रता भी इस क्षेत्र में क्या है, तो क्या है, अधिक है। आर्द्रता भी इस क्षेत्र में क्या है, अधिक है। तो दोस्तों अधिक सदैव नमी बने रहने के कारण तथा अधिक आर्द्रता होने के कारण इस प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इस प्रदेश को दलदली प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों तराई प्रदेश जो है वनों एवं जैव विविधता से परिपूर्ण है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि जो नदियां भाबर प्रदेश में अदृश्य हो जाती थीं वे नदियां तराई प्रदेश में क्या होने लगती हैं, दृश्यमान होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं, दृश्यमान होने लगती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों कि जो नदियां भाबर प्रदेश में अदृश्य हो जाती हैं वे तराई प्रदेश में दृश्यमान होने लगती हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि भाबर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा प्रदेश स्थित है, तो कौन सा प्रदेश स्थित है, तराई प्रदेश स्थित है। ठीक है, अधिक आर्द्रता के कारण यह प्रदेश क्या है, दलदलीय प्रदेश है। ठीक है, किससे बना है यह प्रदेश, तो दोस्तों यह प्रदेश बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो दोस्तों इसकी चौड़ाई सामान्यतः 10 से 20 किलोमीटर है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों भाबर प्रदेश में जो नदियां अदृश्य हो जाती थीं वे कहाँ पर दृश्यमान होने लगती हैं, तो दोस्तों भाबर प्रदेश में जो नदियां अदृश्य हो जाती थीं वे तराई प्रदेश में धरातल पर पुनः दृश्यमान हो जाती हैं। ठीक है, वनों एवं जैव विविधता से परिपूर्ण कौन है, तो कौन है, तराई प्रदेश है। ठीक, तो तराई प्रदेश वनों एवं जैव विविधता से परिपूर्ण है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों इस प्रदेश में क्या है, ढाल की कमी है। तो दोस्तों इस प्रदेश में ढाल की कमी होने के कारण पानी कैसा बहता है, तो दोस्तों पानी बिखरा हुआ बहता है, जिससे इस क्षेत्र में क्या बनी रहती है, तो जिससे इस क्षेत्र में सदैव नमी बनी रहती है या जिससे इस क्षेत्र की भूमि सदैव नम रहती है।
ठीक। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि यह क्षेत्र क्या कृषि के लिए उपयुक्त है, तो हाँ दोस्तों, यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है, विशेषकर गन्ना, चावल एवं गेहूं के लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों बांगर प्रदेश की। तो दोस्तों बात करें बांगर प्रदेश की, तो दोस्तों ये देख रहे हैं, यह हमारा है क्या है, बांगर प्रदेश है। क्या है, बांगर प्रदेश है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि उत्तरी विशाल मैदान की उच्च भूमि जो है वही बांगर प्रदेश है। ठीक, या फिर हम कहें कि उत्तरी विशाल मैदान की जो उच्च भूमि है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, उसी को हम क्या कहते हैं, बांगर प्रदेश कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि उत्तरी विशाल मैदान का सबसे विशालतम भाग किससे बना हुआ है, तो किससे बना हुआ है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, बांगर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका विस्तार कहाँ पर है मुख्य रूप से दोस्तों, इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों बांगर प्रदेश में जो है किसकी अधिकता है, तो दोस्तों बांगर प्रदेश में कंकड़ व रेत की अधिकता है, जिसके कारण दोस्तों यह खेती के लिए कम उपयोगी माना जाता है। और दोस्तों इस क्षेत्र में जो है जल स्तर की गहराई भी अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि बांगर प्रदेश में जो है, बांगर प्रदेश में जहाँ पर शुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं, हम कह सकते हैं बांगर प्रदेश में जहाँ पर शुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर जो है हमें लवणीय एवं क्षारीय उत्फलन देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों जिन्हें हम रेह अथवा कल्लर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेह अथवा कल्लर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि जो बांगर क्षेत्र है, यहाँ पर बांगर क्षेत्र जो है वह है नदियों के बाढ़ वाले मैदान के तल से ऊपर स्थित होता है, इसलिए यहाँ पर जो है नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो दोस्तों जब यहाँ पर नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, तो यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी की परत नहीं जम पाती है, इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि जो बांगर प्रदेश है हमारी पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ठीक, चलिए आइए दोस्तों देख लेते हैं इसको, बांगर प्रदेश को। दोस्तों बांगर प्रदेश जो है यह उत्तरी विशाल मैदान की उच्च भूमि है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि उत्तरी विशाल मैदान का सबसे विशालतम भाग किससे बना हुआ है, तो किससे बना हुआ है, पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। ठीक, तो उत्तरी विशाल मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसका विस्तार मुख्य रूप से कहाँ पर है, तो मुख्य रूप से कहाँ पर है, पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है इसका विस्तार मुख्य रूप से। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि बांगर प्रदेश में किसकी अधिकता है, तो बांगर प्रदेश में कंकड़ व रेत की अधिकता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों शुष्क क्षेत्रों में, इसमें अर्थात बांगर प्रदेश में लवणीय एवं क्षारीय उत्फलन देखे जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तो दोस्तों जिन्हें रेह अथवा कल्लर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, याद रखना। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि बांगर क्षेत्र जो है नदियों के बाढ़ वाले मैदानों के तल से ऊपर स्थित होता है, इसलिए यहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि बांगर प्रदेश में अपक्षय के कारण भूमि के ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि बांगर प्रदेश में अपक्षय के कारण भूमि के ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है और वहाँ अब कंकरीली भूमि मिलती है। ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ऐसी भूमि को भूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूण। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यह प्रदेश जो है कृषि कार्य के लिए क्या है, कम उपयोगी होता है। साथ ही साथ इसमें दोस्तों भूमिगत जल स्तर की गहराई क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात दोस्तों इस क्षेत्र में जब आप बोर कराएंगे तो हो सकता है आपको 500, 700, 1000 फीट पे पानी प्राप्त हो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें इसके विपरीत खादर प्रदेश की। तो दोस्तों जो हमारा खादर प्रदेश है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा खादर प्रदेश है। तो दोस्तों खादर प्रदेश जो है उत्तरी भारत के मैदानों की निचली भूमि है, जो कि नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है। ठीक है, अब दोस्तों खादर प्रदेश नवीन जलोढ़ मिट्टी के द्वारा निर्मित कैसे है, तो दोस्तों खादर प्रदेश नदियों के निचले हिस्से में स्थित है। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय इसमें जो है जलोढ़ मिट्टी की नई परत जम जाती है। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँच जाता है। तो दोस्तों बाढ़ के पानी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी की परत भी जम जाती है। ठीक है,
चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि खादर भूमि में जो है किसकी अधिकता होती है। तो दोस्तों खादर भूमि में जो है चीका की अधिकता होती है, जो इसे नमी धारण करने की क्या प्रदान करती है। तो दोस्तों जो इसे नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि यह प्रदेश जो है कृषि की दृष्टि से अधिक उपयोगी होता है। खादर प्रदेश जो है कृषि कार्य हेतु बहुत उपयोगी होता है और दोस्तों इसमें भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है, अर्थात इस प्रदेश में आप मान लीजिए 100-200 फीट गड्ढा खोदेंगे तो आपको पानी मिल जाएगा। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि यह खादर प्रदेश जो है यह उत्तरी भारत के मैदानों की निचली भूमि है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है। ठीक है, खादर प्रदेश नदियों के निचले हिस्से में स्थित होता है, जिससे इस पर बाढ़ के समय जलोढ़ मिट्टी की नई परत जम जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों इसमें काप मिट्टी भी पाई जाती है। इसका विस्तार कहाँ पर है। दोस्तों इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि खादर भूमि मृदा में किसकी अधिकता होती है। तो किसकी अधिकता होती है, चीका की अधिकता होती है, जो इसे नमी धारण करने की क्या प्रदान करती है। तो क्या प्रदान करती है, क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु बहुत उपजाऊ होता है। इसमें भूमिगत जल स्तर भी क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है, अर्थात जल्दी पानी मिल जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में किस किस की खेती होती है। तो दोस्तों यह क्षेत्र चावल, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की कृषि हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों डेल्टा प्रदेश की। तो दोस्तों जो डेल्टा प्रदेश है खादर मैदान का ही बड़ा हुआ भाग है। इसका विस्तार हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसका विस्तार निचली गंगा अर्थात पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसमें क्या क्या सम्मिलित है। दोस्तों इसमें पुराना व नया पंख तथा दलदल सम्मिलित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों खादर प्रदेश की उच्च भूमि को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, चार कहा जाता है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों डेल्टा प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों खादर मैदान का बड़ा हुआ भाग है क्या हमारा, खादर प्रदेश, डेल्टा प्रदेश। इसका विस्तार कहाँ पर है दोस्तों, इसका विस्तार निचली गंगा तथा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसमें क्या क्या सम्मिलित है दोस्तों, इसमें पुराना व नया पंख तथा दलदल सम्मिलित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इस प्रदेश अर्थात डेल्टा प्रदेश में उच्च भूमि को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, चार कहते हैं। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ज्योग्राफी, भारतीय इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना न भूलें।